आज तो घर में पूजा है, इतना सारा बाकी काम है, कैसे होगा सारा काम। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं हूं ना, पिछले 15 साल से तो सब संभालती आ रही हूँ, आज भी सब संभालूंगी। हाँ बहू, मुझे पता है, हमेशा तुम ही तो संभालती आई हो। तुम्हारे छोटे चाचा के घर में भी नई बहू है, थोड़ा सा काम उससे भी लिया करो। आखिर इस हवेली में 3 परिवार रहते हैं। चलो, छोटी देवरानी की बहू अब तक नहीं आई, मंजली की बहू को तो 10 साल हो गए, अब तो उसको भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। उनकी बातें सुनते ही मंजली देवरानी की बहू राधिका आती है। अरे ताई जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आज की पूजा की सारी तैयारी मैं कर रही हूँ। मैं तो हर बार जेठानी जी को यही बोलती हूँ, आपको 15 साल हो गए ये जिम्मेदारियां संभालते संभालते, अब मुझे संभालने दीजिए। हाँ रीमा बहू, तुम ना शिवम को जाकर देखो, कल उसका एग्जाम है, उसकी तैयारियां कराओ। राधिका बहू सब देख लेगी। रीमा के तो मानो सीने पे सांप ही लौट गया। ठीक है मम्मी जी, मैं शिवम को जाकर देखती हूँ। रीमा अंदर चली गई और देखते ही देखते राधिका ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। राधिका ने पूजा के लिए सब तैयार कर दिया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। वहीं रीमा अपने कमरे में बैठी हुई मन ही मन जल रही थी। जाकर देखती हूँ चाची की बहू ने क्या गुल खिलाए हुए हैं। वो किचन में आ गई। अरे भाभी, आप आइए ना, देखिए ना, मैंने प्रसाद के लिए हलवा बनाया है, आप चख कर देख लीजिए कैसा बना है। राधिका ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा रीमा को दिया। रीमा ने हलवा खाया और स्वाद से उसका मुंह भर गया, पर अगले ही पल बिगड़ भी गया। ये क्या है राधिका? अगर तुमको हलवा बनाना नहीं आता तो पहले बता देती, मैं बना लेती हमेशा की तरह। ये इतना सामान खराब करने की क्या जरूरत थी? अब पूजा भी शुरू होने वाली है, क्या जवाब देंगे लोगों को? ऐसा भी क्या हो गया भाभी, मुझे भी चखने दो, क्या कमी रह गई? कमी रह गई? अरे ये पूछो क्या है इसमें, बिल्कुल बेस्वाद बना है। ऐसे हलवे से तो अच्छा तुम प्रसाद में गुड़ ही रख देती, लोगों को पता तो लगता कि हलवा नहीं गुड़ है। वैसे सच बोलूं तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, भले ही तुम्हें इस घर में आए 10 साल हो गए, पर आज तक तुमने इस तरह का काम भी तो नहीं किया ना। चाची तुमको बोलती नहीं कि तुम कुछ करो। भाभी, हमेशा जब भी घर में कोई पूजा या फेस्टिवल होता है, मैं आकर हमेशा आपसे कहती हूँ ना, मुझे भी जिम्मेदारी वाला काम करना है, पर आप मुझे मौका ही नहीं देती, सब कुछ खुद ही कर लेती हो। जब आप मौका नहीं दोगी तो मेरा कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही। देखो, अक्सर फेस्टिवल हो, पूजा हो या किसी की घर में शादी हो, तब हम तीनों परिवार एक साथ मिलकर कुछ स्पेशल बनाते हैं और उसमें बाहर के कुछ लोग भी शामिल होते हैं। अब बाहर के लोगों के सामने तो मैं उनको बोलने का मौका नहीं दे सकती ना। अरे मुझे तो 15 साल हो गए इसी तरह लगे हुए, आगे भी लगी रहूंगी। पर आज की बात तुम कुछ काम मत करना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती काम करने के चक्कर में तुम इतना बिगाड़ दो जो सुधार में ना आए। अब जाकर मेहमानों को देखो, तब तक मैं इस बेस्वाद हलवे के खाने को खाने लायक बनाती हूँ। राधिका मायूस होकर किचन से निकल जाती है और रीमा उस हलवे में खाली चम्मच चलाने लगती। आते जाते सभी लोग रीमा को किचन में देखते हैं और सोचते हैं कितनी मेहनत कर रही है। कुछ ही देर में पूजा शुरू हो गई। अरे पूजा शुरू हो गई, कहाँ हो आप सब? मम्मी जी, चाची जी, कल्याणी चाची। हाँ बेटा, बस आ रहे, तुमको ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? अरे चाची कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम था, उसी को निपटा रही थी। सब मिलकर पूजा करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद ललिता जी, जो कि इस परिवार की सबसे छोटी चाची थी, वो बोली, आज की पूजा तो हो गई, पर आज मेरे पास आप सबको बताने के लिए खास खबर है। बेटे का प्रमोशन हो गया क्या? अरे उससे भी बड़ी खबर है। ऐसा भी क्या हो गया भाई जिसके बारे में हमें नहीं पता? वो मनोहर कोठी वाले के यहाँ जो रिश्ता भेजा था ना, उनके यहाँ से फोन आ गया है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। क्या सच में? पर सुना है वो तो बहुत बड़े लोग हैं, फिर हमारे यहाँ शादी के लिए मान कैसे गए? अरे तो मम्मी जी, हम कौन सा छोटे लोग हैं, हम भी बड़े घर से हैं। 15 साल पहले मैं इस घर में आई थी, मैंने उस समय ग्रेजुएशन किया था और आज मेरा 13 साल का बेटा भी है। और आप देखो, मैं यूएनबी कंपनी के साथ काम करती हूँ, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। शहर की नंबर 1 कंपनी है वो, और आज उस नेहा से राज का रिश्ता आ गया तो आपको लग रहा है वो बड़े घर की लड़की है। अरे बहू, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। देखो बहू, घर की तो दोनों ही पढ़ी लिखी है। राधिका बहू ने भी एमए किया हुआ है, उसको भी 10 साल पहले लाए थे। रीमा का खून जल गया राधिका का नाम सुनकर। हाँ तो ललिता, बताओ कब जाना है लड़की वालों के घर? कल ही जाएंगे हम। तो सारी तैयारियां कर लो जाने की, घर के सबसे छोटे और आखिरी बेटे की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मम्मी जी, सारी तैयारियां मुझ पे छोड़ दो। आज तक आपको शिकायत का कोई मौका दिया है जो आज दूंगी। बस बेफिक्र हो जाओ।
अरे माधवी भाभी, एक ही दिन है और काम इतना है। लड़के ने लड़की देख रखी है, लड़की ने लड़का। अब तो कल को बस बात पक्की हो ही जाएगी। राधिका बहू को मिठाई का ऑर्डर देने भेज दो और बाकी का काम सब में बांट दो, ताकि कोई काम जल्दबाजी में खराब ना हो जाए। आगे सही रहेगा। राधिका बहू, तुम हलवाई के यहाँ जाओ और कोई अच्छी मिठाई का ऑर्डर दे आओ। अरे मम्मी जी, राधिका को तो मिठाई का जरा भी आइडिया नहीं है। कहीं ऐसा ना हो रेशा बनने से पहले ही टूट जाए। कोई भी काम हो उसको करने के लिए शिद्दत की जरूरत होती है। राधिका, रहने दो तुम, हलवाई के यहाँ मैं चली जाती हूँ। अरे रीमा बहू, कुछ काम तो राधिका को करने दिया करो। अरे चाची जी, मैं तो चाहती हूँ कुछ टाइम बचे मेरा भी, पर राधिका जो काम नहीं कर सकती उसको मैं कैसे दे सकती हूँ। आखिर इस परिवार के बारे में हम सबको ही तो सोचना है। हम मैं करूँ, राधिका करे, एक ही तो बात है। कितनी समझदार बहू है मेरी। बस अब तीसरी बहू भी अच्छी से आ जाए तो फिर इस परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। रीमा उठकर हलवाई के यहाँ चली गई और देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई और किसी भी चीज में रीमा ने राधिका को हाथ नहीं लगाने दिया। राधिका मायूस सी रहती थी पूरे समय, क्योंकि पूरा घर बात बात पे रीमा रीमा करता रहता था और रीमा इसी नाम को पाने के लिए तो राधिका को हर चीज में पीछे रखती थी। राधिका घर में होकर भी गैर सी थी, पर वो अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती थी, इसलिए सब चुपचाप सहन करती जाती थी। अगला दिन हो गया। अरे सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, कोई निकल ही नहीं रहा अपने कमरे से। समझ में नहीं आ रहा, रिश्ता मेरा तय होने वाला है आज या इन सब का, जो इतनी देर से अब तक तैयार नहीं हुआ। मुझे बार बार नेहा की कॉल आ रही है। नेहा को बड़ी जल्दी है ससुराल वालों से मिलने की। अरे माँ, आज उसी के कारण तो हमारा ये रिश्ता होने जा रहा है। मैं तो उसके घर वालों ने तो मना ही कर दिया था, और अब अगर वो फिर से नाराज हो गई ना तो खुद ही रिश्ता तोड़ देगी। अरे जानती हूँ मैं, फिक्र मत करो, मैं सबको लेकर आती हूँ। ललिता जी सबको लेकर बाहर आ गई। कुछ ही देर में वो लोग नेहा के घर पहुँच गए। आओ आओ, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई साहब, इतने दिन से हम भी आप ही की कॉल का इंतजार कर रहे थे। वो बस हम लोग भी विचार कर रहे थे इस रिश्ते पर, फिर हमने देखा दोनों बच्चे खुश हैं तो हमको भी खुश होना ही था। भाई साहब, हम भी नई सोच के लोग हैं, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अरे हमारी होने वाली बहू को तो बुलाओ। वो आप सबके लिए चाय बना रही है। अरे आज उसका रोका है और वो चाय बना रही है। संस्कारों में तो लगता है मेरे जैसी है। चलो कोई नहीं, आप नेहा को बुला लीजिए, चाय पानी मैं देख लूंगी। नहीं बेटा, तुम हमारी मेहमान हो। ऐसे तो घर में बहुत नौकर है, लेकिन नेहा खुद ही चाय बनाकर लाना चाहती है आप लोगों के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ही देर में नेहा चाय लेकर आ गई और सबसे पहला सवाल किया रीमा ने, कैसी हो तुम, कहाँ तक स्टडी की है तुमने। इस सवाल पे नेहा थोड़ी सी चौंक गई। उसका ऐसा चेहरा देखकर रीमा ने मन में सोचा, चेहरे से तो नई देवरानी 10 या 12 तक ही पढ़ी लगती है। रंगत भी कोई खास नहीं है। शरीर ऐसा है कि एक थप्पड़ में गिर जाएगी। मुझे ऐसी ही देवरानी चाहिए थी घर में, जो मेरी बराबरी ना कर सके। मेरा सवाल सुनकर नेहा के तो तोते ही उड़ गए। बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। चलो अच्छा है, ये भी राधिका की तरह मेरे सामने मुंह बंद करके ही रहेगी। भाई साहब, मैं बोल रहा था शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। वो क्या है ना, आजकल अच्छे रिश्ते को नजर जल्दी लग जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग तो तैयार है, आप पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवा लो। वो सब लोग उनसे विदा लेके घर आ गए। घर आते ही सब लोग शादी की तैयारियों में लग गए और वो दिन भी आ गया जब नेहा दुल्हन बनकर राज के घर में आ गई। नेहा, वैसे तो तुम्हारे काम ऐसे है कि तुम घर में ज्यादा समय नहीं दे पाओगी, पर तुमने मेरे घर में ये बात बताने से मना क्यों किया है। अरे काम के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, कुछ साल शादी के अपने ससुराल और पति को भी देना चाहिए। काम भी जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है परिवार, और मैं अपने परिवार और पति के लिए सारी चीजों पे खरी उतरूंगी। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मुझे ऐसी सोच वाली वाइफ मिली। पर तुमको एक बात बता दूं, तुम्हें मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा नुकसान हो। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब देख लूंगी। ऐसे ही अगला दिन हो गया। नेहा किचन में आई। आओ आओ बहू,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तुमको बता देती हूँ कहाँ क्या रखा है। वैसे क्या बनाने वाली हो तुम पहली रसोई में? मम्मी जी, मुझे ना खीर सबसे अच्छी बनानी आती है। मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैं खाना बनाती हूँ उन सब में सबसे बेस्ट खीर ही बनाती हूँ। और वैसे भी पहली रसोई में कुछ मीठा ही बनता है, रस्म भी हो जाएगी। तुमसे एक और बात बतानी थी। वैसे तो सबको यही लगता है हम 3 परिवार इस घर में साथ में रहते हैं, पर हम सबका खाना अलग बनता है हर दिन। पर जैसे ही घर में कोई पूजा या नवरात्रि हो या कोई भी त्योहार, हम तीनों परिवार एक साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए हमारे परिवार में इतना प्यार है। मैं चाहती हूँ तुम भी इस परंपरा को जारी रखो। हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी, आप चिंता मत करिए। ललिता नेहा को समझाकर सबके पास जाकर बैठ गई और नेहा खीर बनाने लगी। शादी के पहले की लाइफ चाहे कितनी ही सेटल क्यों ना हो, शादी के बाद का सुकून एक अलग ही होता है। मम्मी जी को थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे इस घर में आने से, कहीं मेरे आने के बाद इस घर की सालों पुरानी परंपरा को तोड़ ना दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। नेहा ने जल्दी जल्दी खीर बनाई और जैसे ही सबकी कटोरी में डालने वाली थी तभी बाहर रीमा आई। अरे देवरानी जी, क्या बना रही हो? भाभी जी, खीर बनाई है। खीर बनाने में तो बहुत समय लगता है, मुझे पहले थोड़ी सी खीर दे दो, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। आप ऑफिस भी जाती हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। यूएनबी का नाम तो सुना ही होगा। अरे तुमने कहाँ सुना होगा, वैसे तुम तो एक सिंपल सी फैमिली से हो। मेरी एक राय मानो, छोटी मोटी कोई जॉब तुम भी पकड़ लो, नहीं तो सोचो आज से जब 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे पूछेंगे मम्मी आपने अपनी लाइफ में क्या किया, तो तुमको ये ना कहना पड़े कि बस एंटर करके छोड़ दिया। इतना बोलकर रीना कुछ ज्यादा ही आसमान पे पहुंच गई थी। नेहा कुछ भी बोलती तभी वहां राज आकर बोल, अरे भाभी, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? जिससे आप ये बात बोल रही हो ना, चुप कीजिए ना, भाभी सही कह रही हैं। इंसान को लाइफ में कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए। भाभी, आपकी बात पर मैं गौर जरूर करूंगी और जल्दी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी। वैसे सेल्समैन की जॉब तुम्हें मिल सकती है। राज ने नेहा को घूर के देखा। नेहा ने उसको चुप रहने का इशारा किया। क्या दोनों चुपके चुपके बात कर रहे हो? नेहा, तुम खीर बना रही थी ना, जल्दी से दे दो। नेहा ने एक कटोरी में उसको खीर दी। खीर तो रीमा ने खा ली, पर खाते ही बोली, नेहा चाची जी बोल रही थी आज शाम को पड़ोस की कुछ मम्मी जी और चाची जी की सहेलियां आने वाली हैं, तो मम्मी और चाची जी बोल रही थी तुमसे खाना बनवाने के लिए। वैसे तुम अपनी हो इसलिए बोल रही हो, तुम कुछ मत बनाना, तुमको ना अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी ऑफिस से, आकर जो भी बनवाना हो मुझसे पूछ पूछ कर बनाना। ठीक है भाभी। उसके जाने के बाद नेहा थोड़ी सी मायूस हो गई। अरे तुम इतनी मायूस क्यों हो गई? मैंने खीर इतने दिल से बनाया था, पर भाभी को पसंद ही नहीं आई। अब बाकी के लोगों के पास ले जाते हुए भी डर लग रहा है। अरे भाभी की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? लाओ मुझे दिखाओ कैसी बनाई है। राज ने खीर खाई और खुश होकर बोला, अरे नेहा, तुमने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है। आप झूठ बोल रहे हो, बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना? अरे सच में तुम्हारे दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तभी राज की नजर राधिका पे पड़ी, जो किचन की साइड से ही जा रही थी। राधिका भाभी, इधर आइए। राधिका किचन में आई। क्या हुआ देवर जी? भाभी, ये खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। राधिका ने खीर खाई और बोली, नेहा, खीर बहुत अच्छी बनाई है। राज को कुछ काम याद आया और वो भागते हुए किचन से निकल गया। भाभी, सच में खीर अच्छी बनी है क्या? हाँ, तुमको क्या ऐसा लग रहा है कि अच्छी नहीं बनी? वो रीमा भाभी बोल रही थी अच्छी नहीं बनी। राधिका ने जैसे ही रीमा का नाम सुना तो वो मुस्कुरा दी। आप स्माइल क्यों कर रही हो? आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो ना, सच सच बताओ ना। नहीं देवरानी जी, भाभी की आदत है सब काम में कमी निकालना। उनको ऐसा लगता है उनके बिना इस घर में कोई काम हो ही नहीं सकता। अब मुझे ही देख लो, 10 साल हो गए इस घर में, आज तक भाभी ने मुझे किसी काम में आगे नहीं आने दिया। तुमको तो अभी एक ही दिन हुआ है, तुमको कैसे आने देगी? पर तुम परेशान मत हो, रीमा भाभी जो भी करती है इस घर के भले के लिए करती है। वो हम सबसे बड़ी है और जो करेगी सही करेंगी। पर मैं अपने काम पे संदेह कर सकती हूँ, पर तुम्हारी खेल में मुझे कोई कमी नहीं लगी। मतलब भाभी, 10 साल से आप पीछे ही हो रीमा भाभी के। अरे सब अपनी ही है, कौन आगे कौन पीछे, से बराबर है। कितना अच्छा परिवार है जो रीमा भाभी की चालाकियों को भी समझ नहीं पा रहा।
राधिका भाभी ने 10 साल सह लिया। मुझे भी कोशिश करनी चाहिए ताकि इस परिवार का प्यार बना रहे। नेहा ने उस दिन से अपनी पूरी मेहनत और हिम्मत उस घर में लगा दी, पर बाकी लोगों तक कोई भी चीज पहुंचने से पहले रीमा उसको चेंज करा ही देती थी। और सारे घर वालों की नजरों में आज भी रीमा से ऊपर कोई बहू नहीं थी। एक दिन कल्याणी नेहा के पास आकर बोली, नेहा बहू, तुम एक काम करो, घर में नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, 9 बच्चियों को बुलाकर खाना खिलाया जाएगा। तुम सारा सामान तैयार करके रीमा को दे दो, उसके हाथ की पूरी फूलती है और स्वादिष्ट भी होती है। बहुत हो गया ताई जी, जब मैं सारा सामान तैयार करूंगी तो पूरी नहीं तल सकती क्या? अरे कितना बोलती है, हैं? अपनी ताई सास के सामने पहले कुछ सोचकर बोलना सीखो। कुछ आता जाता है नहीं और बोलती देखो कितना है। मुझे देखो, ऑफिस जाती हूँ और घर आकर एक नहीं 3-3 परिवारों को इज्जत से संभालती हूँ। आइंदा इतना बोलने से पहले सोच लेना, एक थप्पड़ में गिर जाओगी। तभी राज वहां आता है। भाभी, आप जिस कंपनी में काम करती हो उसके ऑनर का नाम पता है आपको क्या है? अरे मुझे क्या करना उनका नाम जानकर, उस कंपनी में काम करती हूँ, ये क्या कम है? अपनी वाइफ को देख लो, वो तो ऐसी है जो कोई वेटर बनने लायक भी नहीं है। हाँ भाभी, मेरी वाइफ वेटर बनने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी नेहा UNB कंपनी की ऑनर है। ये सुनकर रीमा का सर ही चकरा गया। जिस कंपनी के नाम पर वो इतना घमंड करती थी, उसकी ऑनर, उसकी देवरानी, और उसने जिठानी बनकर उसे इतना तंग किया था। अब उसको दिन में ही तारे नजर आ गए थे, क्योंकि राज फोन में UNB की ऑनर नेहा की प्रोफाइल खोलकर अब रीमा को दिखा रहा था और बाकी के लोग चुपके हंस रहे थे। हाँ हाँ भाई साहब, आपको तो आना ही है। इससे अच्छा और मौका कब मिलेगा आपको कि एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आना है मतलब आना है। और हाँ, तारीख नहीं भूल जाना भाई साहब, 18 जनवरी एकदम से लॉक कर दो। बेशक पूरे परिवार के साथ आना है, वो भी पूरे 5 दिन पहले, और नहीं तो क्या। पास बैठी अनीता जी बार बार महेश जी को थमने के लिए कह रही थी, लेकिन महेश जी थे कि बिल्कुल वंदे भारत की तरफ भागते हुए चले जा रहे थे। अच्छा भाई साहब, ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। और हाँ, 18 जनवरी बिल्कुल भी नहीं भूलना। लो जी, ये हो गई आज आगरा वाले भाई साहब से बात। अब लगाता हूँ सूरत वाली भाभी जी को फोन। हाँ, उनको कम से कम 8 दिन पहले का न्योता दे ही देना जी, आखिर ये भाभी है आपकी। अरे तुम भी ना अनीता, कितनी चिढ़ती हो मेरे घर वालों से। अरे हमारी शादी को 32 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन तुम औरतों का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और आने के बाद उनकी खातिरदारी भी तो करनी होती है, तब तुमको दुकान और तुम्हारे बेटों को अपना ऑफिस याद आ जाता है। इतने सालों से मैं ही तो करती आई हूँ। और मेरा कुछ भी नहीं मम्मी, मैं नहीं कराती थी आपकी हेल्प। अरे आ गई मेरी बिटिया, आजा आजा। अरे अब तो तू पराई हो गई, अब तो मैं ही अकेली हूँ ना। बस कुछ दिन की बात है मम्मी, फिर तो घर में रौनक ही रौनक होगी। वो तो है बेटा। तभी अनीता जी के फोन की घंटी बज उठती है। लो जी, मेरी बहन का फोन भी आ गया। हाँ जी जी, अब और कितना इंतजार कराओगी, जल्दी से आ जाओ। और अब की बार तो डबल शॉपिंग करनी है, तो समय भी दुगना ही लगेगा। हाँ, 15 दिन पहले आ जाना। लो कर लो बात, अपनी बहन को 15 दिन पहले का न्योता, अपना क्या भैया, चलते हैं दुकान। अब आप भी सोच में पड़ गए ना, आखिर मिश्रा सदन में हर काम डबल क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का खास कारण मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद ही जान लो। धीरे धीरे करते वो दिन भी आ जाता है जिसका महेश जी और अनीता जी को महीनों से इंतजार था। लो अनीता, हम तो आ गए, अब बताओ क्या क्या काम रह गया है तुम्हारा? बड़ी ही जल्दी आ गई हो जीजी आप। अब हम नहीं आएंगे मिन्नी की शादी में। हाँ, अच्छा ऐसी बात है क्या? और नहीं तो क्या, राहुल की शादी में पूरे 20 दिन पहले पहुंच गए थे हम। अच्छा आओ बैठो, चलो देखो क्या क्या होना है। मम्मी मेरी सहरा कहाँ है? तभी कपिल भी वहां आता है। ये देखो मम्मी, कैसा लग रहा है? अरे ये मेरा है भाई। अरे आपकी जो चीज है वो मेरी भी तो है भैया। अरे अब तो बड़ा हो जा। क्या मम्मी, आपको कितनी बार कहा था कि इसका बाल विवाह ना कराओ। अरे बेटा, पिताजी तुम्हारे पक्के बनिया आदमी है। जब एक दावत में 2 दहेज मिल जाए तो 2 बार खर्च क्यों करना। हाँ, इसी इंतजार में मैं पूरा 30 का हो गया। जुबान बड़ी कड़वी है आपकी भाई साहब, वाकई में मानना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब दोनों दुल्हे राजा अपनी अपनी दुल्हनियां ब्याहने चल देते हैं।
अब तो आप समझ ही गए ना क्यों बार बार डबल की बात हो रही है, क्योंकि महेश जी ने अपने दोनों बेटों को एक ही मंडप में ब्याहने का सोच लिया था, जिससे खर्चा आधा फायदा डबल। ननद रानी खनक भी अपनी पायल खनकाते हुए वहां आती है। क्या कर रही है मेरी प्यारी दोनों भाभियां? आओ आओ दीदी, प्लीज बैठो ना। हाँ जी भाभी, और हमारी बड़ी भाभी नहीं दिख रही? मैं भी यही हूँ दीदी, बस जरा ब्रीफकेस सेट कर रही थी। लो जी दीदी, आपका ये गिफ्ट। अरे हाँ भाभी, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई दीदी का गिफ्ट। रुको मैं भी लाई। अरे नहीं, आप दोनों यहाँ मेरे पास बैठो। मुझे किसी से कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे आप दोनों जैसी प्यारी प्यारी भाभियां मिल गई, और क्या चाहिए मुझे। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे दो दो भाभियां एक साथ दे दी ऊपर वाले ने। खनक के मुंह से ये सुनकर पारुल और स्मिता एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। अब आप तो समझ गए ना आखिर क्यों। अरे भाई, सिंपल सी बात है, ननद को लेकर लोगों ने इतना हाइप जो मना रखा है, जैसे कि ननद कोई वैम्पायर हो और उसकी निगाह भाभी की हर एक चीज पर रहती है। इसी बीच में ऐसी सीधी ननद मिल जाए तो चौंकना तो बनता है। तभी खनक को उसकी प्यारी मम्मी यानी कि अनीता जी आवाज लगाती है, आई मम्मी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। भाभी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं। हाँ स्मिता, तुमने बिल्कुल सही कहा यार, मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ यार। मेरी तो सारी दोस्त यही कहती थी, तेरी ननद से बचकर रहना, ननद हमेशा बड़ी खतरनाक होती है। सच में स्मिता, घर का सबसे खतरनाक प्राणी ही है जो एकदम गौ है, तो फिर टेंशन किस बात की। चलो भाई, हमारी तो मौज हो गई। एक साथ ब्याह कर आई बहुएं अभी तक घर में किसी के बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। अगर जेठानी पहले आई होती तो वो देवरानी के लिए गृह युद्ध में एक सारथी की तरह काम करती। लेकिन यहाँ तो दोनों ही अज्ञानी है बस। चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इधर शाम को स्मिता और पारुल रसोई में काम कर रही थी। स्मिता, तुम्हें पता है कि तोरई की सब्जी में यहाँ टमाटर पड़ेगा या नहीं, क्योंकि मेरे मायके में तो टमाटर डालकर बनाते हैं। मुझे कैसे पता होगा भाभी, आप मेरी जेठानी है, मैं पीछे पीछे आप आगे आगे। अच्छा बच्ची, ये बात है। चलो कोई ना, मैं जरा मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ, क्योंकि तोरई लौकी टिंडे हर जगह लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं और मैं पहले ही दिन कोई कांड नहीं करना चाहती। मायके में जो कर रखे हैं। पारुल अपनी सास के कमरे की ओर रुख करती है और तभी वहां से कुछ आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर पारुल रुक जाती है। मम्मी, देना है तो यही दो ना, मुझे तो यही अच्छी लग रही है, वरना नहीं चाहिए। अरे खनक बेटा, तुझे बताया तो ये तेरी बड़ी भाभी की है, ऐसा कैसे तुझे दे दो। पलट कर जाती हुई पारुल अपना नाम सुनकर रुक गई। मम्मी जी, अगर बुरा ना मानो तो मैं अंदर आ जाऊं? अरे अरे भाभी जी, ऐसी क्या बात है, आप ही का घर है। अब मैं तो 5 साल पहले ही पराई हो गई हूँ। वो मम्मी जी, मैं ना तोरई की सब्जी पूछने आई थी, लेकिन आप दीदी से कुछ मेरे बारे में कह रही थी। नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया आपको कुछ पसंद आया है जो मम्मी जी ने मेरे लिए लिया है शायद। हाँ पारुल बेटा, अब तू इस घर की बहू है, अब तुझसे क्या ही छिपाना। ये तेरे लिए एक अंगूठी ली थी जो इसे बड़ी ही पसंद आई है। अब मैं से वही समझा रही थी कि क्या मम्मी जी आप भी। अरे दीदी मेरी इकलौती ननद है और ऐसी ननद आज के टाइम में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आप ये प्लीज दीदी को दे दो। तभी स्मिता भी पीछे से आती है। भाभी अब कहाँ रह गई? वो कढ़ाई में तेल बहुत तेज गर्म हो गया तो मैं बंद करके आ गई। चलो सब्जी बनानी है ना। अरे मैं तो भूल ही गई। स्मिता तुम गैस बंद करके आई ना, ये सही किया। तुम ही देखो, ये दीदी मेरी बात ही नहीं सुन रही है, शायद तुम्हारी बात मान ले। क्या हुआ दीदी, क्या कह रही हैं भाभी? अरे कुछ भी नहीं भाभी, आप दोनों भी ना। अरे अब ये तो बताएंगी नहीं। बात यह है कि इनको पसंद आई है मेरी ये रिंग जो मम्मी जी ने मेरे लिए ली थी, और अब ये मना कर रही है और मैं इनको दे रही हूँ। वैसे मुझे पसंद तो छोटी भाभी के इयररिंग्स भी आए थे, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, प्लीज आप लोग जिद ना करो। अब लगता है आप लोग धीरे धीरे समझ गए होंगे ना। फिर क्या, बस दोनों भाभियां जबरदस्ती अपनी प्यारी सी भोली सी सीधी सी ननद को रिंग और इयररिंग्स देकर ही मानती हैं। हाँ, आप दोनों कितने अच्छे हो सच में। अरे हमसे अच्छी तो आप हैं। अरे हमसे अच्छी तो आप हैं। इतना कहकर खनक दोनों भाभियों को गले लगा लेती है और ननद रानी एक तीर से 2 निशाने मार देती है। कुछ ही दिनों बाद सब लोग डिनर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे अब तुम लोग भी ना हर जगह जाने में लेट कर देते हो। बेटा कपिल, सौरभ, जल्दी से रेडी हो जाओ।
तभी पारुल और स्मिता भी रेडी होकर वहां आते हैं। देखिए मम्मी जी कैसी लग रही हूँ। और मैं भी मम्मी जी। अरे मेरी दोनों बेटियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। तभी खनक और उसके पति मोहित भी वहां आते हैं। चलिए चलिए, सब रेडी हो गए ना? देखो दामाद जी भी आ गए और मेरी बिटिया रानी खनक भी। सच में मेरी बिटिया अपने नाम के जैसी है, एकदम खान के लिए। अरे मम्मी जी, पापा जी नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? चल नहीं रहे क्या हमारे साथ? अरे नहीं, उनका कहना है कि बच्चों को जाने दो, हमारा क्या काम है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। अरे उनका दामाद आज इतने बड़े 7 स्टार होटल में पार्टी दे रहा है तो भी वो नहीं जा रहे। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। रुके, मैं उनसे बात करके आता हूँ। दामाद अपने ससुर के पास जाता है। चलिए ना पापा जी। अरे देखकर तो आइए, कैसा रिसोर्ट है, कैसा होटल है। अरे नहीं नहीं जमाई साहब, फिर कभी चलूंगा। ठीक है पापा जी, फिर आप आराम करिए। थोड़ी देर में सब पार्टी के लिए निकलते हैं। स्मिता, वाकई में हमारे ननद नंदोई कितने अच्छे हैं। ऐसे भला कोई कहाँ पार्टी देने ले जाता है। ऊपर से दामाद तो कितनी कंजूस होता है। हाँ भाभी, बिल्कुल सच कहा आपने। वाकई में काबिले तारीफ है हमारे जीजा जी। सब जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं और मोहित उनकी जी भर के खातिरदारी करता है। वेटर, इधर आओ। ये कौन सी नॉर्मल आइसक्रीम सर्व कर दी? हाँ, फटाफट से शाही राजभोग आइसक्रीम लेकर आओ। और हाँ, वो आपके यहाँ जो रॉयल रसमलाई है केसर से भरपूर, उसको भी लाना मत भूलना। आखिर हमारी दोनों भाभियां पहली बार हमारे साथ आई हैं। ये सुनकर पारुल और स्मिता दोनों खिलखिला उठती है। अब थोड़ी देर में बारी आती है बिल देने की। देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए सर, आपका 15,455 का बिल। अरे इधर लाओ, कौन सा ज्यादा है, मैं देता हूँ। अरे ये भी कोई बिल है क्या? और देखो, कोई पैसा नहीं देगा। मेरे जैसा जीजा हो, उसके बाद। जीजा जी। नहीं 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 साले साहब, आप नहीं देंगे, मैं आपको देने ही नहीं दूंगा। अरे हाँ जीजा जी, आज पार्टी आपकी तरफ से है तो आज तो आप ही देंगे। वही तो, ये सौरभ ना फालतू में कहाँ जा रहा है? भाई तू बैठ। अरे मैं तो कह रहा था पापा जी के लिए खाना पैक करा लेते हैं, उनके लिए भी अकेले क्या ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हाँ उसके पैसे मैं ही दूंगा। सुन रहे हो ना, कान खोलकर दोनों। अब ससुर जी के लिए खाना पैक होकर आ जाता है, लेकिन अभी तक मोहित जी अपना पर्स ही खोज रहे थे। जीजा जी चले क्या? अरे वो मेरा वॉलेट लगता है घर पर ही भुलाया मैं। सुनिए ना जीजू क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ। छोटे साले साहब का बहुत थैंक यू। देखो मैं आपका हिसाब ना घर जाते ही कर दूंगा। क्या जीजू, आप भी इतनी छोटी सी बात करते हैं। हमें वैसे ही पता है आपका दिल कितना बड़ा है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमारे इकलौते प्यारे न्यारे नंदोई हैं। इतना सुनते ही सब हंसते लगते हैं और खुशी खुशी घर की ओर चल देते हैं। फिर कुछ दिन और बीतते हैं। खनक और मोहित घर आते हैं। और क्या हो रहा है साले साहब? बस कुछ नहीं जीजू, सब बढ़िया है। आप बताइए कैसे है? और मेरी बहन कैसी है? अरे वहाँ कहाँ घुसी चली जा रही है, जरा इधर तो बैठो। अरे वो मुझे मम्मी से कुछ काम है, अभी आती हूँ तुम्हारे पास। मम्मी के पास वाला काम कुछ जरूरी है शायद, इसीलिए मुझे यहाँ तक लाई है। और अभी मुझे इतनी दूर और जाना है फंक्शन में। इतना कहकर मोहित खनक को आंख मार देता है। खनक मम्मी के पास कुछ जरूरी काम के लिए चली जाती है। अच्छा मैं क्या कह रहा था साले साहब, आपकी कार कहाँ है? बस यही घर के बाहर खड़ी है, आज ही उसकी सर्विस करवा के लाया हूँ। क्या हुआ जीजा जी? वो तो देख ही लिया, तभी तो कहा है साले साहब, आखिर मैं भी तुम्हारा जीजा हूँ, जीजा। अच्छा अच्छा, घर के बाहर खड़ी है, जरा चाबी तो देना मुझे। हाँ ये रही चाबी, लाओ जरा। मुझे ना आज बड़ी दूर जाना है और मेरी गाड़ी आज कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल ले जाओ, लेकिन जीजा जी उसमें आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा क्योंकि अभी ज्यादा दूर तक नहीं लिया होगा। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है भला, मैं टंकी फुल करवा के रख दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो सौरभ बाबू। अब दामाद और बिटिया रानी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और अगले दिन तक देने भी नहीं आते। और जब गाड़ी की जरूरत पड़ती है, भैया अपनी गाड़ी कहाँ है, मुझे कहीं दिख नहीं रही है, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे जीजा जी गाड़ी देने आए ही नहीं, कल मैं तो भूल ही गया। शिट, अब पापा को लेकर भी जाना है, आज उनका अपॉइंटमेंट है, मैं कैसे भूल गया। रुको फोन घुमाता हूँ। सौरभ मोहित को फोन लगाता है। हेलो जीजा जी। हाँ सौरभ, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह याद किया?
अरे जीजा जी, मुझे तारे नजर आ रहे हैं। दिन में आप उठो जल्दी, 12 बज गए, आप कार देने नहीं आए। पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनका अपॉइंटमेंट है। अच्छा, लेकिन सौरभ मैं बताना भूल गया, वो कार ना मैंने पार्टी के पास वाले एक पार्किंग में खड़ी कर दी है। अरे क्यों जीजा जी? अरे उसका पेट्रोल खत्म हो गया तो वहीं खड़ी करनी पड़ी, और लौटते में फ्रेंड्स मिल गए तो उनके साथ निकल आया। अरे लेकिन जीजू, आपको बोला था ना पेट्रोल कम होगा गाड़ी में, तो आपको जाते ही डलवा लेना चाहिए था। आप क्या करेंगे अब? वो मैं जल्दी में था सौरभ, नहीं तो तुम तो मेरा नेचर जानती हो, मैंने कभी टंकी फुल से नीचे बात ही नहीं की, मुझे पसंद ही नहीं है। अब तुम एक काम करो, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम कैब से चले जाओ और गाड़ी उठा लाओ। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें जीजा श्री। अब बहन और जीजा कभी कपड़े की किसी बड़े से शोरूम में ले जाकर बिठा देते, कभी प्यारी सी ननद रानी खनक अपनी खनकती हुई आवाज से भाभियों की साड़ियां, झुमके और पर्स ले जाती, और भाभियां बेचारी मुंह ताकती रह जाती और कुछ कह भी नहीं पाती। और कभी भारी भरकम तो कभी हल्की फुल्की, लेकिन चपत तो कपिल और सौरभ को ही लगती। इसी बीच दिवाली का त्योहार आता है और नंदोई जी इस बार तनिष्क के शोरूम में ले जाकर बिठा देते हैं। अरे जीजा जी, हम सिर्फ साड़ियां दिलाने लाए थे इनको, और कुछ खा पी कर वापस चल देंगे। हाँ, अभी गोल्ड की जरूरत नहीं है, भाव भी देखो आसमान छू रहा है। अरे रहने दो तुम दोनों, तुम्हारे बस की नहीं है। आज जी भरकर शॉपिंग करो भाई, दिवाली का त्योहार है। अगर इस टाइम पर भी अपने अपने घर की लक्ष्मी को खुश नहीं किया तो जीवन बेकार है भाई हमारा। मोहित के मुंह से ये सुनकर सौरभ और कपिल एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अच्छा जीजा जी, ये बात। और नहीं तो क्या, तुम दोनों की तरह मैं कंजूस नहीं हूँ। आज तुम दोनों की बीवियों को भी मैं ही शॉपिंग कराऊंगा, फिकर नॉट। वाह भाई वाह, मान गए जीजा जी। इधर पारुल और स्मिता भी मौका देकर चौका मार देती है और अपना सारा खर्चा आज ही वसूल करना चाहती है, इसलिए दोनों बड़े बड़े डायमंड नेकलेस पसंद कर लेती हैं। इधर मोहित भी कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज कर लो खूब मन भरकर शॉपिंग, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बस 9-10 लाख का आएगा। और जीजा जी तुम्हारी नाक तो ससुराल में आज और भी ऊंची हो जाएगी। हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए, कौन सा बिल मुझे भरना है? तभी पारुल, स्मिता, अनीता जी और प्यारी खनक बिटिया शॉपिंग करके खड़ी होती हैं। हाँ जी, हम लोगों ने ले लिया है, अब आप लोग जल्दी जल्दी बिलिंग करा लो, हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है। हाँ तो बिलिंग करवा लेते। कितने का बिल हुआ भाई साहब? 11,918 रुपए। बस इतना सा? मुझे लगा था आज तुम लोग कम से कम 25 लाख की तो शॉपिंग करोगे। रुको मैं देता हूँ। अरे देखो, कोई नहीं देगा, सिर्फ मैं ही दूंगा। हाँ, कोई नहीं देगा, सिर्फ मैं। अरे जीजा जी, आप किसको रोक रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ। पारुल के इतना कहते ही मोहित पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ वास्तव में कोई नहीं था। आज दोनों साले गेम खेल गए थे और जीजा जी की ट्रिक उन्हीं पर भारी पड़ गई थी और उनके दोनों साले साहब आज धीरे से खिसक गए थे। अच्छा, कोई नहीं, वो शायद मेरे कान बज रहे होंगे, मुझे ऐसा लगा कोई कह रहा है मैं देता हूँ। जी वो हमेशा की तरह ना। इतना कहकर स्मिता और पारुल एक दूसरे को आंख मारती है और हंसने लगती है। अब मोहित को ही वो पूरे 11,918 रुपए देने पड़ते हैं। सब शॉपिंग करके घर आते हैं और घर आते आते मोहित की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने सरेआम दिन दहाड़े लूट लिया हो। कपिल और सौरभ आराम से सोफे पर लेटे लेटे पिज्जा खा रहे थे। क्या हुआ जीजा जी, कुछ परेशान लग रहा है? वही तो मैं भी कहने वाला था भैया। क्या हुआ जीजा जी? अभी तो आधा घंटे पहले हम आपको इतना अच्छा खासा छोड़कर आए थे, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं ढूंढ रहा था, कम से कम वहां रहना तो चाहिए था। अब हमारे मीशो वाले अंबानी जीजा जब शॉपिंग करा रहे तो हमारा क्या काम? कोई नहीं, हम आपकी थकावट समझ रहे हैं। स्मिता, जाओ जीजू के लिए फटाफट एक गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, और हाँ, चाय थोड़ी कड़क करना, आज जीजा जी ज्यादा थके हुए हैं। इतना सुनते ही पारुल और स्मिता रसोई की तरफ चल देती है। सुना ना देवर जी क्या कह रहे थे? जी सुना ना, मीशो वाले अंबानी जीजा।